गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों लास्ट क्लास में हमने सैम्पल पेपर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था और मैं सभी स्टूडेंट्स का और टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका मुझे फ़ोन आता है और मेरे से क्वेरीज़ पूछते हैं, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है और मुझे मैसेज करके कहते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। और मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। उनका जो ये रिस्पेक्ट है मेरे लिए, मैं उसको वेलकम करता हूँ। तो चलिए अब टाइम ज़्यादा ना ख़राब करते हुए हम सैम्पल पेपर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने टारगेट टर्म 1 बुक में से उठाए हैं, जो डॉक्टर विनोद कुमार ने लिखे हैं। तो चलिए हम सैम्पल पेपर नंबर 3 को स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे। आज कोशिश करूँगा कि हम सैम्पल पेपर 3 जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएंगे मैं उतना कवर कर दूँगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए आप। ओहो, ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए आप। SK and PK were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2 from 1st April 2021. They decided to change their PSR 3:1. Goodwill of the firm was valued and the following entry was passed. हमारे को ये एक समझौता एंट्री दे रखी है, एक हमें एंट्री दे रखी है हमें, और हमें ये एंट्री दी हुई है और हमें पता है जो ये एंट्री होती है एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, ये एंट्री मेरी किस में होती है? ये एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो आप ये देखिए, मुझे ये एंट्री दी हुई है, गुडविल की एंट्री दी हुई है, और मुझसे ये पूछा जा रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म कितना है। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? तो देखिए बच्चों, उसका सिंपल तरीका क्या है, आप गेनिंग सैक्रिफाइस किसी एक पार्टनर का निकाल लीजिए। जैसा कि यहाँ पर 2 ही पार्टनर थे, तो या तो मैं सैक्रिफाइस निकाल लूँ या गेनिंग निकाल लूँ। मैं एक पार्टनर का निकाल लेता हूँ और उसका रेसिप्रोकल करके मैं गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लूँगा। सर कैसे निकालूंगा? आप ये देखिए, आपको पता है ओल्ड रेशो क्या थी? सर ओल्ड रेशो थी 3:2 और न्यू रेशो थी मेरी 3:1। अब आपको पता है मैं सैक्रिफाई रेशो निकालूंगा, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू। तो मैं SK और PK का निकाल लेता हूँ, एक का निकाल लेता हूँ मैं 3/5 माइनस 3/4, मैं एक जने का निकाल लेता हूँ। तो ये कितना आ गया? 3 चौक 12 माइनस 15 डिवाइड बाई 20, ये मेरा आ गया माइनस 3/20, डेट इज़ गेन। 3/20 डेट इज़ गेन। आपको पता है गेनिंग पार्टनर, ये मेरा जो 18,000 गेन हो रहा है, ये किसके इक्वल है? 3/20। सर कैसे? क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आप क्या करते हो, जो SK को आपको 18,000 आया, ये आपका कैसे आया? 3/20 ऑफ किसको मल्टीप्लाई करते हो? गुडविल ऑफ द फर्म। आप करते हो 3 गेनिंग शेयर इंटू गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 18,000। तो आपका देखिए गुडविल आ जाएगी आपकी 18,000 इंटू 20/3, ये आ गया आपका 6,000। तो ये आपका क्या? 6 दूनी 12, 1,20,000 आपका बेटा आंसर बनेगा। 1,20,000 आपका आंसर बनेगा। चेक करिए क्या 1,20,000 आपका आंसर है? नहीं है सर, है। 1,20,000 मेरा आंसर है। डेट इज ऑप्शन नंबर डी। नोट करिए बेटा आप। पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। चलिए मैं अगले सवाल पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, X Limited invited application for 20,000 shares at the 10 each payable on application, अंडरलाइन द वर्ड। द पहला की पॉइंट क्या मिला मुझे इसके अंदर? पहला की पॉइंट मिला मिनिमम एप्लीकेशन रिसीव्ड कॉल्ड एज पर द सेबी गाइडलाइन। मुझे जो एप्लीकेशन मनी लेनी है वो सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लेनी है। तो मैं आपको यहाँ पर 2 बातें बताऊँगा बेटा। जो कंपनी एक्ट में जो एप्लीकेशन मनी है मिनिमम, वो आपका 5% लिखा हुआ है, और सेबी गाइडलाइन में आपका जो एप्लीकेशन मनी लिखा है वो 25% ऑफ द फेस वैल्यू लिखा हुआ है। उसके बाद ऑन अलॉटमेंट 2 times ऑफ द एप्लीकेशन मनी, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। व्हाट अमाउंट इज कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल?
आपके पास 4 ऑप्शन दी हुई हैं, तो आपको पता है आपका जो शेयर की वैल्यू है वो कितनी है। सर शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, तो अगर 25% हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2.5 रुपये। अलॉटमेंट हो गई 2 गुना है, डेट इज़ 2.5। ये आपका आ गया 5 रुपये, तो 5 2 7.5, तो आपकी जो फाइनल कॉल बनेगी वो कितने की बनेगी, 2.5 रुपये। तो आप ये देखिए आपका कौन सा ऑप्शन राइट है। सर ऑप्शन नंबर 3 2 पहला 2.5 वाला एक ये है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे को फर्स्ट टाइम में देखने को पता लग गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ माई राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ माई राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। P Limited purchase a running business of Q Limited a sum of 16 lakh payable dash by check and balance by issuing 10,000 equity share of 100 each at a premium of 10%। अमाउंट हमें ये बताना है कि हमने चेक से कितनी पेमेंट दी है। हमने चेक से कितनी पेमेंट दी है। हमने जो परचेज कंसिडरेशन था वो मेरा कितना था, जो मेरा परचेज कंसिडरेशन था वो मेरा कितना था। सर मेरा परचेज कंसिडरेशन था 16 लाख। मेरा परचेज कंसिडरेशन कितना था। सर परचेज कंसिडरेशन, ये कलर नहीं आ रहा है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये मेरा परचेज कंसिडरेशन था 16 लाख रुपए मेरा परचेज कंसिडरेशन था मेरा। इसमें से मैंने शेयर्स कितने के दे दिए, मैंने शेयर्स दे दिए 10,000 शेयर्स इनटू 110 रुपये के हिसाब से मैंने 11 लाख रुपए के शेयर दे दिए। मैंने 11 लाख रुपए के शेयर दे दिए, तो 5 लाख का बैलेंस मैंने क्या दिया, 5 लाख का बैलेंस मैंने चेक से पेमेंट किया। देन ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर राइट आंसर। आप चेक करिएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर राइट आंसर। आप चेक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, विनोद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट पार। द अमाउंट एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, फाइनल कॉल पे 3 रुपये। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर। ओवरसब्सक्रिप्शन केस है, द कंपनी इशूड ऑल द शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस। सभी शेयर होल्डर को मैंने प्रोराटा बेसिस पे शेयर दे दिए। ऑल द प्रोराटा बेसिस। कैलकुलेट द नेट अमाउंट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी। देखिए आपको यहाँ पर चौथी एंट्री के बारे में पूछा जा रहा है जो आप बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब इस सवाल में आप ये देखिए कि आपको कॉल सिनेरियर नहीं निकालना है, क्योंकि कॉल सिनेरियर आपका इस सवाल में नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपका देखिए आपका अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कैसे निकालेंगे। इधर देखिए बेटा, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट मैं निकालना चाहता हूँ। मुझे टोटल पैसा कितना आना चाहिए था। सर मेरे को आना चाहिए था 60,000 इंटू 4 रुपये, माइनस मेरे पास एक्सेस पैसा कितना आ गया। मुझे 60,000 की जो एप्लीकेशन मिली है, मतलब 60,000 शेयरों के लिए मुझे 80,000 शेयरों की एप्लीकेशन मिली है। मेरी 80,000, इसका मतलब मुझे 20,000, मुझे क्या हुआ, मुझे 20,000 शेयरों की एप्लीकेशन मुझे फालतू मिल गई थी। 20,000 शेयरों की एप्लीकेशन मुझे फालतू मिल गई थी, जो कि थी मेरी 3 रुपये की, जो कि थी मेरी 3 रुपये की। तो देखिए ये कितना आ गया, ये मेरा एक्सेस हो गया। और कॉल सिनेरियर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये आ गया 2,40,000 माइनस 60,000, डेट इज़ 1,80,000। आपकी ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर राइट आंसर। देखो बेटा पढ़िए और आप चेक करिए कि क्या मेरा आंसर सही है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। ऋषि लिमिटेड इज रजिस्टर्ड with authorized capital of 20 lakh divided into 2 lakh equity share of 10 each. Out of 70,000 offered to the public, the face value of share is 10, but only 6 called by the company. Company has passed a resolution of rupees 3 will not be called except in case of winding up. देखिए मैंने आपको बताया था कि अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो सिर्फ वाइंडिंग अप में मंगाया जाता है उसे रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। और यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ रिजर्व कैपिटल विल बी। तो देखिए आपको, देखिए आपने कितने रुपए नहीं मंगाए, आपने 6 रुपये, ओनली 6 रुपये कॉल करा। और आपने जो 3 रुपये हैं, इधर देखिए जो आपके ये वाले 3 रुपये हैं, इसके बारे में लिखा गया है डिड नॉट कॉल्ड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप। तो ये आपकी रिजर्व कैपिटल हो गई। तो आपके कितने शेयर थे सर, 70,000 शेयर थे जो मैंने पब्लिक को ऑफर करे हैं, और वो फुल्ली सब्सक्राइब हो गए। ऐसा कुछ ही अंडर सब्सक्राइब कुछ नहीं लिखा, तो मैं मानूंगा कि मेरे को इतने ही मिल गए। इंटू 3 डेट इज़ रुपीज़ 2,10,000, डेट इज़ आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए आप आंसर चेक करिए, फिर मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्यों नहीं आ रहा भाई इसमें? एक मिनट बेटा, मुझे ज़रा चेक करने दो। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्यों नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट। चेक करता हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्यों नहीं आ रहा? हाँ अब आ गया, अब आ गया। हाँ जी, आधा आ रहा है, आधा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, रोया। मैं बेटा दूसरे वाले से निकाल लेता हूँ ये पेपर, एक मिनट। एक मिनट बेटा। मिल गया बेटा। इसमें शायद कुछ कलर प्रॉब्लम हो रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बेटा, पढ़िएगा। डी एंड ए आर पार्टनर द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। लायबिलिटी कुछ नहीं है, मशीनरी 1 लाख रुपए की है। देयर वर 2 मशीन, वन हैविंग द बुक वैल्यू एज पर द अबव बैलेंस शीट 40,000 is found overvalued by 25%. Second machine is undervalued by 25%. The value of machine is to be shown in the new balance sheet. मुझे बैलेंस शीट की नई वाली वैल्यू लिखनी है, तो आप पहले इसको क्या करेंगे, आप ये देखिए, आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। आपको इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। आपकी मशीन कितने की थी सर? मशीन बेटा आपकी थी, टोटल मशीन थी आपकी 1 लाख रुपए की। टोटल मशीन जो थी वो आपकी 1 लाख रुपए की थी। टोटल मशीन 1 लाख रुपए की थी। ये दो मशीनों में थी। एज पर द बुक वैल्यू बैलेंस शीट इज, एक वैल्यू हो गई 40,000, तो दूसरी वैल्यू कितनी हो गई? दूसरी वैल्यू हो गई 60,000। वो कहता है जो 40,000 मशीन है वो ओवरवैल्यूड है बाय, ओवरवैल्यूड बाय 125%। तो ये 125 इंटू 100, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। और दिस डिवाइड बाय अंडरवैल्यूड बाय 25%, इसका मतलब ये 75% के इक्वल हुई। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इन दोनों वैल्यू को जो निकाल रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों वैल्यू को जोड़ दूँ, तो बेटा मेरी मशीनरी की नई वाली वैल्यू आ जाएगी जो मुझे बैलेंस शीट में लिखनी है। तो आप ये देखिए आपका कितना आंसर आ गया। कोई मुझे बच्चा बताएगा कि कितना आंसर आ रहा है? मुझे कैलकुलेट करिए आप, कितना आंसर आ रहा है ये। आप आंसर चेक करिए कितना आ रहा है। नमस्ते बेटा, कितना, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, कितना आंसर आ रहा है आप चेक करिए बेटा, कितना आंसर आ रहा है। और देखिए आपकी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। सर ये आ गया 25 चौका 100, 25 पंजे, ये आ गया मेरा 5 अट्ठे 40,000, ये आया मेरा 32,000 जमा 25 चौक 100, 25 दिया 75, 3 को आ गया 20,000, ये आ गया मेरा 80,000,
80,000 और 3 1 लाख, 1,12,000 मेरी वैल्यू आ जाएगी, 1,12,000 मेरा ये रहा। दैट ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। आप चेक कर लीजिएगा आप ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर बड़ा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैंने बोला इस तरह के सवालों को आपको कैसे करना है, चल झूठी कहीं की आपने झूठी स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो आपको जब तक कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं होगी आप झूठी स्टेटमेंट और सच स्टेटमेंट का डिफरेंशिएट नहीं करते। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन द प्रॉफिट। हाँ सर, ये तो स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर बाइंडिंग, एक पार्टनरशिप में सभी पार्टनर बाइंड होते हैं, ये भी ट्रू है। हर पार्टनर एजेंट और प्रिंसिपल का एज पर द अंडरलाइन द वर्ड म्यूचुअल एंसी, ये भी ट्रू है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1950। चल ये क्या है, चल झूठी, ये क्या है, चल झूठी ये तो होती नहीं है, ये तो बात कंपनी एक्ट में लिखी गई है, ये बात तो कंपनी एक्ट मिसलिनियस रूल्स 2014 में लिखी गई है। तो ये हुआ चल झूठी। तो योर डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो चलिए आगे। एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR जनरल रिजर्व गिवन द बैलेंस शीट बट पार्टनर डू नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। हमें क्या करना है, इस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट जनरल द रिजल्ट विड बी। तो इसका क्या रिजल्ट आता है, आपको पता है इससे एक पार्टनर गेन होता है और एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। तो आपका देखिए क्या होगा, एंट्री होती है आपकी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। अब देखिए आप ऑप्शन नंबर ढूंढिए, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डिक्रीज द कैपिटल ऑफ सेक्रीफाइस पार्टनर, नहीं सर। इंक्रीज द कैपिटल ऑफ गेनिंग पार्टनर, नहीं सर। इंक्रीज द कैपिटल ऑफ, हाँ ये होता है, ये नहीं होता और ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। तो अब चलेंगे आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, ऋषि, गौरव एंड शिवांग आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट शिवांग इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ 89। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि गारंटी किसे दी है। गारंटी दी है शिवांग को, जो कि था 325 1/6 के लिए। पहले तो ये नोट कर लेते हैं। एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर एंड एनी डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट बी बोर्न बाय इन द मैनर 1/3 ऑफ डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय ऋषि। 1/3 ऋषि लेके जाएगा और जो बैलेंस है, यानी कि जो बैलेंस क्या बचेगा, 2/3 ऑफ द डेफिशिएंसी इन बोर्न बाय ऋषि इन द गौरव इन द रेशियो 1:4। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 3 लाख। अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय गौरव। मुझे गौरव की डेफिशिएंसी निकालनी है। तो देखिए मैं कैसे निकालता हूं, मैंने बोला पहले सवाल के अंदर ये निकाल लीजिए कि गौरव का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है। नॉर्मल गौरव का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है मेरा 3 लाख का 1/6, 3 लाख का 1/6 दैट इज 50,000। अब ये जो 50,000 है, अब आप डेफिशिएंसी निकालिए। डेफिशिएंसी कितनी आएगी सर, 89,000 माइनस 50,000 दैट इज 39,000। अब वो सवाल करा इस 39 में जो 1/3 है वो कौन बियर करेगा। जो 1/3 है, पहला 1/3 जो है, इस मैनर से करना है कि जो ये पहली क्लॉज है तो हम पहली को पहली करेंगे, दूसरी को दूसरी बार करेंगे। 1/3 यानी कि 13,000 डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा सर, ये ऋषि बियर करेगा। अब रिमेनिंग देखो, रिमेनिंग आपकी कितनी रह गई, अगर 1/3 ये है तो 2/3 ये हो जाएगा। तो 39,000 का 2/3 कौन बियर करेगा, 2/3 ये दोनों बियर करेंगे। हाँ, किस भी रेशियो में बियर करेंगे, 1:4। और हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है गौरव जी का। गौरव जी वाले कौन से हैं, गौरव जी हमारे सेकंड वाले हैं, डेट इज 4/5। आप देखिए इसे कैलकुलेट करिए, देखिए आपका गौरव की शेयर की डेफिशिएंसी आ जाएगी, आपकी गौरव की शेयर की डेफिशिएंसी आ जाएगी। निकालिए आप, ये आ गया आपका 20,800। सर कैसे आ गया, ये देखिए ये आ गया 13,000 और ये 13,000, ये आ गया आपका 2600 × 2 × 4 डेट इज 20,800 आपका
आंसर आ जाएगा। आप चेक करिए, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है आज। अब फटाफट सवाल हो रहे हैं और आपसे भी हो रहे हैं, क्योंकि अब आपको 2 पेपर आप ऑलरेडी सैंपल पेपर कर चुके हो। अब आपको फटाफट MCQ करने का तरीका जो है आपको समझ आ गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन आगे चलते हैं। आज तो 20 मिनट में हमारे 10 सवाल हो गए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, नीति एंड साक्षी आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइड टू एडमिट गौरव एज ए 1/6। हमें IFR दे रखा है, हमें IFR दे रखा है, हाँ सर दे रखा है IFR। मुझे IFR दे रखा है 15,000 रुपये, मुझे IFR दे रखा है 15,000 रुपये, और मेरी इन्वेस्टमेंट की जो रिलाइजेबल वैल्यू है वो है 1,80,000 रुपये। आप ये देखिए, मेरी बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो 2 लाख थी। मेरी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 2 लाख थी। इसका मतलब मैं सैड हो गया, मैं सैड हो गया कितने से सर? ₹20,000 से। मैं सैड हो गया ₹20,000 थे, पर इस सैड को संभालने के लिए मेरे पास रिजर्व पड़ा था। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? आपकी जनरल एंट्री बनेगी, आप पहले जनरल एंट्री बना लीजिए। और क्या पूछ रहा है? व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। मैं जनरल एंट्री बना लेता हूं, तो मेरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं लिखूंगा IFR अकाउंट डेबिट कितना सर? 15,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू इन्वेस्टमेंट 20,000। अब आप ये देखिए, मैं 5,000 से सैड हुआ। अब ये 5,000 का जो लॉस है, रिवैल्यूएशन का लॉस, ये पुरानी पार्टनर में पुरानी रेशियो में जाएगा, ये पुराने पार्टनर में पुरानी रेशियो में जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नीति टू साक्षी 5,000। मैंने आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करा दिया। अब ऑप्शन में चेक करो, ₹15,000 डेबिटेड टू दो, नहीं सर 15,000 नहीं है, 15,000 क्रेडिट भी नहीं है, 5,000 डेबिटेड टू, सॉरी बेटा मैं यहाँ एंट्री गलत कर गया, यहाँ मैं एंट्री गलत कर गया। ये लॉस की एंट्री है, ये लॉस की एंट्री होगी तो होगी नीति साक्षी टू रीवैल्यूएशन। देखो जल्दबाजी में मुझसे भी गलती हो जाती है और आपसे भी गलती हो जाती है। तो आप ये देखिए, आपका 5,000 रुपये से ये क्या हुआ? ये कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? ये डेबिट हो रहा है कितने से? 5,000 रुपये से। तो 5,000 डेबिट टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेट इज ऑप्शन नंबर C, क्योंकि बिकॉज ये क्या था? ये मेरा रिवैल्यूएशन लॉस था। तो ये D, ये नहीं हो सकती। चेक करो बेटा कि आपको ये आंसर समझ आया कि नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। XYZ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2000 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले जब भी बिना डीड का सवाल हो, पहले उस पर अंडरलाइन करो। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अक्टूबर 2021। मिसेज एक्स एडवांस ₹20,000 बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म, फर्म को दिया विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। हाउ मच द इंटरेस्ट इज टू बी पेड टू मिसेज एक्स। देखिए बेटा, यहां पर मिसेज एक्स ने पैसे दिए हैं। आपने चाहे डीड बनाई या नहीं बनाई, इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई उसका कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जो पार्टनरशिप डीड में जो पार्टनर पैसा देता है लोन के अलावा, कैपिटल के अलावा जो लोन के रूप में देता है, उस पर आपका 6% लगता है। यहाँ पर आपने डीड नहीं बनाई, उसका कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये चेक करेंगे कि फर्म ने जो मिसिस बी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है उस पर एग्रीड इंटरेस्ट रेशो क्या थी। ऐसा कि जैसा कि मैं सवाल में पढ़ रहा हूँ कि ऐसा उसमें उन्होंने कोई रेशो दे ही नहीं रखी थी। तो बेटा आपको यहाँ पर नो इंटरेस्ट देना, कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। नो इंटरेस्ट, अंडरलाइन द वर्ड नो इंटरेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा D, नील। आंसर हो जाएगा D, नील। अब आप आगे चलिए, आप आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप बड़ा ही अच्छा सवाल पढ़ेंगे आप और खुद करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, X and Y are sharing profit 3:2 from the following balance sheet of X and Y. It was found the interest on capital was not provided. Calculate the interest on capital at the rate of 12% for the year ended 31st March 2021. अब देखिए, आपको यहाँ पर आपको जैसे ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए कि फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो जैसा कि यहाँ पर करंट अकाउंट के नाम से कोई भी चीज़ नहीं है, इसका मतलब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहे हो। नंबर 2 बात,
फिर आप ये चेक करोगे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है वो ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है। हाँ सर, यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको 31 ने 21 की दी है, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये क्या है? ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है और मेरा जो इंटरेस्ट निकाला जाता है वो ओपनिंग कैपिटल में निकाला जाता है। तो पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो मैं ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाल रहा हूँ? यहाँ देखिए, मैं कैपिटल निकाल रहा हूँ दोनों की। यहाँ निकाल रहा हूँ किसकी? एक्स की और वाई की। एंड की कैपिटल कितनी थी सर? एंड की कैपिटल थी 1 लाख और वाई की थी 1,50,000। वाई की थी 1,50,000। कैपिटल एट द एंड, एड ड्राइंग। देखिए कोई ड्राइंग दे रखी है। ड्यूरिंग द एक्स विड्रॉ 10,000, वाई विड्रॉ, एड ड्राइंग। ड्राइंग मैंने ऐड करी सर, कितनी ऐड करी? 10,000 और 20,000। 10,000 और 20,000। कैपिटल एट द एंड, एड ड्राइंग, लेस प्रॉफिट, लेस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कोई थी सर? नहीं थी, पर हाँ प्रॉफिट मुझे 50,000 रुपये दे रखा है। प्रॉफिट मुझे 50,000 रुपये दे रखा है, जिसमें मैंने 20,000 रुपये अपने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। 20,000 रुपये मैंने अपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। इसका मतलब 50 में से अगर मैंने 20 जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करे, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट मैंने कितने ट्रांसफ़र करे? 30,000 इन द रेशो ऑफ 3:2। इन द रेशो ऑफ 3:2 तो मैं कर दूंगा लेस प्रॉफिट। ये आ गया 3 2 5, 5 का मतलब हो गया 6 या 18,000, 18,000 और 12,000। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपकी आ गई ओपनिंग कैपिटल। आप ओपनिंग कैपिटल निकालिए बेटा, आप ओपनिंग कैपिटल निकालिए। ओपनिंग कैपिटल मेरी आ गई 1,10,000 माइनस 18,000, डेट इज 92,000। ये आ जाएगी। ये आ गया 170 माइनस 12, आप ये भी माइनस करिए। 170 माइनस 12,000, ये आ गया आपका 1,58,000। अब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेक करो बेटा, और ये भी चेक कर लेना इसमें कि कहीं इनएडिक्वेट प्रॉफिट तो नहीं है। इनएडिक्वेट प्रॉफिट तो नहीं है, आप ये चेक करो। आप मेरे को बताओ, आप इतने सवाल कर चुके हो, आप मुझे बताओ कितना कितना आएगा? कितना कितना आएगा? आप ये बताओ मुझे कितना कितना आएगा? मैं वेट कर रहा हूं आपकी। अब आप ये चेक करिए कि आपका आईओसी कितना आ गया। सर आईओसी आया मेरा, आईओसी आया किसका? एक्स का और वाई का। एक्स और वाई का इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। 92 पे मेरा कितना आया? 92 का मैं 12% निकालूंगा। 92 का मैं 92,000 का मैं 12% निकालूंगा और 1,58,000 का मैं 12% निकालूंगा। और देखिए आपका ये कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है, आप बताइए मेरे को कितना आ रहा है? 92 का 12% कितना आएगा और उसका कितना आएगा? 92 का 12% आ गया मेरा 11,040 रुपये। ये आया मेरा 11,000, एक मिनट, ये आया 11,040 रुपये। और 1,58,000 का 1,58,000 का 12% आ गया मेरा 18,960 रुपये। 18,960 रुपये। आप इन दोनों का टोटल करिए बेटा। ये अवेलेबल प्रॉफिट से कम है, तो हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देंगे। तो आपका आंसर होगा 11,040 पर 18,960, 11,040। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। आप एक बार चेक कर लीजिए इसे। चलिए मैं अगले सवाल पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, द नेट प्रॉफिट द लास्ट 3 ईयर 18, 19, 19, 20, 20, 21 आपको प्रॉफिट दिए हुए। ऑन 1 जुलाई एक माइनर रिपेयर करी मशीनरी की 20,000 जो रॉन्गली डेबिट टू करा मशीनरी अकाउंट। इसका मतलब आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बना लिया, और जब आपने उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बना लिया होगा तो आपने उसे गलती से डेप्रिसिएशन भी लगा दिया होगा। इस तरह के सवाल हमने गुडविल में काफ़ी किए हैं। तो आप ये देखिए, रॉन्गली डेप्रिसिएशन मशीनरी चार्ज 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एक्सक्लूडिंग रिपेयर। अंडरलाइन द वर्ड डेप्रिसिएशन इज द एक्सक्लूडिंग, अंडरलाइन द वर्ड एक्सक्लूडिंग रिपेयर।
बेटा यहाँ पर जो एग्जामिनर का मोटिव है वो ये है कि मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। आप देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ द गुडविल निकालनी है, तो मुझे पता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस। अब आप देखिए, आपका यहां पर मैं एवरेज एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालता हूं। मेरे पास एवरेज प्रॉफिट कितना था सर? 80,000 पहले साल का था। पहले मैं इसको साफ साफ कर देता हूं। यहां मैं ईयर वाइज लिखता हूं, 2018-19 डेट इज 80,000, 2019-20 डेट इज 1,00,000 और 2020-21 डेट इज 80,000। अब आप एक चीज़ नोट करिए, आप जो डेप्रिशन मैंने ये जो जुलाई में पंगा लिया था, यानी कि जुलाई ये वाला जुलाई, ये 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो आपका तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 20,000 आपने डेबिटेड कर दिए थे मशीनरी अकाउंट में, जबकि आपको यहाँ से माइनस करने चाहिए थे ये वाले। अब आपने गलती जो ये रिपेयर करी है इस पर गलती से डेप्रिशन लगा दिया होगा, पर यहाँ पर सवाल ने आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने यहाँ पर डेप्रिशन लगाते वक्त इस रिपेयर को एक्सक्लूड कर दिया। यहाँ लिखा है रिपेयर को आपने एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि आपने इस रिपेयर के ऊपर जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाया इस डेप्रिसिएशन को आपने कंसीडर नहीं करा। तो मैं यहाँ पर अब डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं करूँगा। तो मेरा यहाँ आ गया 80,000, ये आ गया 80,000, ये आ गया 80,000। मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया 2,40,000 डिवाइड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट आ गया मेरा 80,000 और नंबर ईयर परचेज आ गया 2। डेट इज आवर आंसर इज 1,60,000, 1,60,000। देखिए 13 तक आपके सवाल कंप्लीट हो गए हैं। आप इसे नोट करिए। बच्चों, मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूं, मेरे को कोई मिलने आया है, तो मैं 2 मिनट के लिए आपका ब्रेक ले रहा हूं। आप इतने में इन सभी सवालों को एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि मैं आपकी और हेल्प कर पाऊँ। चलिए बेटा, हम अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इशू ऑफ शेयर। ऐसी इसमें कौन सी परिस्थिति है जो इशू ऑफ शेयर के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। आप पहले चारों स्टेटमेंट को, जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम चारों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। अ कंपनी कैन इशू द शेयर डिस्काउंट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी। हाँ सर, अ कंपनी कैन इशू द शेयर
हमारी स्टेटमेंट ये होती है कंपनी कैन नॉट शेयर इशू एट ए डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी, तो ये एप्लीकेबल, हाँ सर ये तो एप्लीकेबल होती है, सर ये तो एप्लीकेबल होती है। अ कंपनी कैन री इशू इट्स फॉरफिट शेयर द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ अमाउंट प्रीवियसली रिसीव्ड ऑन दिस शेयर। हाँ, हम मैक्सिमम डिस्काउंट उतना देते हैं जितना हमने पिछले वाले का पी रखा होता है, यानी कि जो अमाउंट मेरा शेयर क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट होता है। हाँ सर ये भी सही है, ये भी सिचुएशन एप्लीकेबल होती है। अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर टू प्रमोटर, अ कंपनी कैन नॉट शेयर इशू एट डिस्काउंट एक्सेप्ट शेयर इक्विटी, वहाँ प्रमोटर की कोई बात नहीं है, तो सर ये बात एप्लीकेबल, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। अ कंपनी कैन इशू शेयर टू वेंडर एट प्रीमियम, यस ये भी एप्लीकेबल हो सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर होल्डर टू प्रमोटर एट डिस्काउंट, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, सिचुएशन इज नॉट एप्लीकेबल। तो चलिए समय ना खराब करते हुए आगे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल, पढ़िए आप आगे क्वेश्चन नंबर 15 को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व शेयर फॉरफिट में अंडरलाइन द वर्ड शेयर फॉरफिट क्रेडिटेड, यानी कि शेयर फॉरफिट में अमाउंट कब क्रेडिट होता है, जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं। शेयर फॉरफिट का क्रेडिट का मतलब क्या है, जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो अमाउंट क्रेडिट होता है, और इस शेयर फॉरफिट में वो पैसा आता है जो कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका होता है। इसमें वो पैसा आता है जो कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका होता है। उसके बाद आउट द फॉरफिट शेयर 800 शेयर इशू हैज इंक्लूड 400 शेयर 1 के, 300 शेयर 1 के, 100 शेयर 1 के, आपने 8 रुपये में फुल्ली पेडअप दे दिया, यानी कि आपने यूज़ कर लिया 2 रुपये। आपने यूज़ कर लिया 2 रुपये, तो आपके दिमाग में अभी खलबली मच जाएगी कि सर मुझे क्या 3 नो एंट्रियाँ बनानी पड़ेंगी। नो एंट्रियाँ बनाऊंगा, अगर मैं आधा मिनट भी एक एंट्री में लगाता हूँ तो 4.5 मिनट में तो 5-6 मिनट, मतलब 10 मिनट लग जाएंगे सर मुझे, और पता नहीं उसके बाद भी आंसर सही होगा। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, मैंने हर बार बताया। आपके पास देखिए बैकअप कितना था, सर वो कैसे निकलेगा, सबका आपका नीति का बैकअप अलग था, शिवांग का बैकअप अलग था, साक्षी का बैकअप अलग था। आप ये देखिए जो शेयर्स हैं नीति नंबर 1 पे थी, यस नीति नंबर 1 है, और शिवांग नंबर 2 है, और साक्षी नंबर 3 है। चलो पहले तो मैंने ये सीक्वेंस चेक कर ली। आपको पता है ये जो 3000 शेयर 500 रुपये पे 500 शेयर रुपये पिए हैं, इसका मतलब नीति के मैंने कितने शेयर पी रखे हैं, नीति के मैंने कितने पैसे पी रखे हैं, 6 रुपये। इसको मैं अगर 400 से डिवाइड कर दूं तो इसके मैंने कितने पी रखे हैं, 8 रुपये। 1200 इसके मैंने 300 शेयर फॉरफिट कर रखे हैं, इसका पर शेयर मैंने कितना पी रखा है, 4 रुपये। और इनमें से सब में एक कॉमन बात है कि जो सबका रीइशू प्राइस है, वो सबका 8 है। यहाँ पर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया कि इशू प्राइस चेंज करते चले गए। तो आप ये देखिए यहाँ पर मैंने कितना यूज़ किया, 2, यहाँ कितना यूज़ किया, 2, यहाँ कितना यूज़ किया, 2। आप देखिए आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया, इसका आ गया कैपिटल प्रॉफिट 4, इसका आया 6, इसका आया 2, 4, 6, 2 आ गया। आपका कितना आ गया, आपको देखिए बोर्ड पे आ रहा है 4, 6, 2, या मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। देखिए आपके पास 3000 रुपये पड़े थे, यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ दोबारा से, 3000 कितने शेयरों पे, 500 शेयरों पे। तो ये आपके पास बैकअप कितना आ गया, बैकअप आ गया इसका 6 रुपये। ये किसका आया सर, नीति का आ गया, ये नीति का आ गया। अब आ जाओ शिवांग का, शिवांग के आपने पिए 3200 रुपये डिवाइड बाई 400, ये आपका आ गया 8 रुपये। अब आ जाओ तीसरी कौन थी, तीसरी साक्षी, यार शिवांग 2 नाम एस आ गया, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ शिवांग, यहाँ क्या है साक्षी SAAKSHI 1200 डिवाइड बाय 300, 4 रुपये आ गया। अब मैंने इसमें से यूज़ कितना कर लिया, 2, 2, 2। अब मेरे पास कैपिटल प्रॉफिट कितना आ गया, 4, 6, 2, 4, 6, 2। और मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर रीइशू करे हैं, मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर रीइशू किए हैं। फर्स्ट केस में मैंने इंक्लूड 400 शेयर ऑफ नीति, मैंने यहाँ 400 करे, 300 शेयर ऑफ शिवांग मैंने 300 करे, 100 शेयर ऑफ साक्षी मैंने साक्षी कर दिए। तो ये आ गया मेरा 1600, ये आ गया मेरा 3 6 1800, और ये आ गया 200,
तो देखिए मेरा टोटल अमाउंट कितना आ गया, टोटल अमाउंट हो गया 3402, 3600 रुपये। देखिए मेरा 3600 रुपये कहीं मिल रहा है, हाँ सर ऑप्शन नंबर डी में मेरा 3600 मिल रहा है। एक बार सवाल को दोबारा पढ़िए और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे ये सवाल समझ नहीं आया, ये सवाल मुझे समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 1% कंपनी, पहले मैं 1% कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 1% कंपनी एक 1% क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एनआरआई नहीं बना सकता, इंडिविजुअल बना सकता है, इंडियन बना सकता है और फॉरेनर नहीं बना सकता। दूसरी इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एनुअल टर्नओवर जो है पिछले 3 साल की वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप ये देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि सच्ची स्टेटमेंट कौन सी है। इट्स पेड अप कैपिटल शुड बी मोर देन 50 लाख। नो सर 50 लाख तो नहीं हो सकती, तो ये चल झूठी, ये क्या है, चल झूठी। एनी सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, बेटा मैंने बोला सिर्फ इंडियन ही बना सकता है, तो ये भी क्या हो गया, चल झूठी। तीसरा, द एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ द 3 ईयर शुड बी नॉट एक्सीड 2 करोड़। हाँ सर ये सच है, ये सच है। अ कंपनी जो फॉर्म होती है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं हो सकती, चल झूठी। तो बताइए आपका आंसर आप किसके साथ जाएंगे। सर मैं जाऊंगा सच के साथ, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 और देखिए पार्ट बी हमारा शुरू गया क्वेश्चन नंबर 18 और हमारी वीडियो की जो लेंथ बन गई है वो 42 मिनट में। जो चीज़ पहले हम 1 घंटा 10 मिनट में कर रहे थे हमने 40 मिनट में कर लिया, यानी कि 20 मिनट हमने बचा लिए। अब हमारी प्रैक्टिस तेज हो गई है, आपकी भी तेज हो गई होगी। क्वेश्चन पढ़िए आप, क्वेश्चन पढ़िए। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एज फॉलोज। फर्स्ट 1 लाख इन द रेशो ऑफ सो एंड सो। एक्स शेयर इन फर्स्ट इन 1 लाख इज 50,000। नेक्स्ट 60,000 इन द रेशो ऑफ 3:2:1 इक्वल रेशो। ये द टोटल प्रॉफिट, आपको जो टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 96, 66, 46। फाइंड आउट द रेशो ऑफ XYZ। जो आपने पहला 1 लाख दिया उसमें X का क्या रेशो था, Y का क्या रेशो था, Z का क्या रेशो था, हम ये निकालना चाहते हैं। हाँ सर यही निकालना चाहते हैं। अब आप अपेरेंटली देखिए, अगर आप सवाल को लेमैन में पढ़ रहे हैं तो आप ये सोचेंगे सर 1 लाख में पहला जो 50,000 है, 1 लाख में जो पहला 50,000 है वो X ले गया और दूसरा जो Y और Z होगा वो 25-25 ले जाएगा। आपके दिमाग में ये बात चलेगी तो सर आंसर हो जाएगा 2:1:1 और मुझे ये यहाँ पर मिल रहा है तो मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर सही है। बट बेटा आपका आंसर हो जाएगा गलत, आपका आंसर हो जाएगा गलत। अब ये कैसे निकालना है मैं आपको सिखाता हूँ शॉर्टकट तरीके से। आप ये देखिए, आपने इस तरह के सवाल आपने अपनी बुक में किए, आप ये भी नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। बस यहाँ पर गाड़ी को रिवर्स चलाया गया है, फर्क इतना है, यहाँ पर गाड़ी को रिवर्स चलाया गया है और हमें रिवर्स गियर की ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि सीबीएसई के सैम्पल पेपर में इस बार जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो रिवर्स गियर पे बेस्ड हैं। हाँ सर हैं। तो आप ये देखिए, मैं कहता हूँ मेरा टोटल प्रॉफिट कितना था, मैं ये कहता हूँ मेरा XYZ का टोटल प्रॉफिट कितना था। आप देखिए बेटा, इस तरह के अगर सवाल आपने नहीं किए होंगे तो आपको निकलेंगे नहीं वहाँ। मेरा यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना था, सर टोटल प्रॉफिट था 96,000, 66,000 और 46,000। 6 × 18, 6 9 6 15, 4 19 आपका, 6 × 18 10, 6 16 और 4 20। आपका जो प्रॉफिट था वो था 2,08,000 रुपये। आपका जो प्रॉफिट था वो 2,08,000 रुपये था। अब देखिए आपको सवाल को कैसे पकड़ना है। आप यहाँ पर X Y Z, आपको यहाँ पर ये प्रॉफिट दिया हुआ है, इधर देखिए बच्चों, आपको जो ये A दिया हुआ है ये 96 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 66 दिया हुआ है, ये आपका 46 दिया है। हाँ सर ये दिया हुआ है। अब आप सवाल को कैसे पकड़ेंगे, आप सवाल को कहाँ से उठाएंगे। आपका 2,08,000 रुपये प्रॉफिट था जिसमें से 1 लाख रुपये आपके चले गए, इसको तो मारो गोली। 1,08,000 का तो हमें निकालना है रेशो, इसको मारो गोली। अब ये बताओ
उसके बाद दूसरा प्रॉफिट कितना था 60,000। दूसरा प्रॉफिट कितना था, मतलब ये वाला हम निकालना चाहते हैं 0.2 0.3, हमारे को ये निकालना है। हमें पहले 1 लाख का यही तो हमें निकालना है, यही तो हमें निकालना है कि 1 लाख किस रेशियो में नहीं मिला। हमें दूसरा पता है, जो दूसरा 60,000 है, जो दूसरा 60,000 है वो किस में डाला है हमने 3:2:1। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ 30,000, 20,000 और 10,000, हाँ सर ये आ गया। अब आप देखिए, अगर आपका जैसे हम प्रोराटा में निकालते हैं, एक कैटेगरी ली, दूसरी कैटेगरी ली, तो बाकी क्या बची तीसरी कैटेगरी, बाकी क्या बची तीसरी कैटेगरी। तो आप ये देखिए तीसरी कैटेगरी में आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 2,08,000 में से 1,60,000 गए, आपके पास तीसरी कैटेगरी आई 48,000 की, आपके पास तीसरी कैटेगरी आई 48,000 रुपये की, जिन्हें आपने दिया 48,000, जिन्हें आपने दिया 1:1:1, यानी कि 16,000 इन्हें दे दिए, 16,000 इन्हें दे दिए, 16,000 इन्हें दे दिए। देखिए आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया। सर कैसे आ गया, आपको पता है ये टोटल मिला के हो जाएगा, ये जो वैल्यू है इसमें से इन दोनों का जोड़ करके इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको x का आ जाएगा, y का आ जाएगा, z का आ जाएगा। तो आप ये देखिए 46 में से अगर ये 96 में से अगर मेरे 46 गए तो ये कितना आ गया सर 50,000, हाँ सर आ गया। 66 में से 36 गए तो कितना आ गया सर 30,000 आ गया। 46 में से 16 गए, 46 में से 26 गए तो ये कितना आ गया 20,000 आ गया। तो आपकी रेशो बन गई 5:3:2, डेट इज डी इज अवर राइट आंसर, डेट इज डी योर राइट आंसर। क्योंकि बेटा वहाँ इतना टाइम नहीं होगा, 90 मिनट में आपको 45 सवाल करने हैं, 90 मिनट में आपको 45 सवाल करने हैं। तो देखिए आपका आंसर आ गया, मैंने निकाल दिया, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया और इसके साथ मेरा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, मेरा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं हम सेक्शन बी पे। अ डेटर हु वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, एक डेटर हमारा इंसॉल्वेंट हो गया बाय द कोर्ट and whose dues are 10,000 were written off as bad debt last year, now promise to pay 10,000, 10% of the amount. How would you treat this item the time of admission? Debit bank account, revaluation account. अब बेटा इस एंट्री में बड़ी ही दुविधा है। यहाँ पर एक बार सवाल आया पेपर के अंदर कि हमारा एक बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो चुका था, एक बैड डेट्स मेरा रिटर्न ऑफ हो चुका था और उसने मुझे कुछ पैसे देने का वादा किया, कुछ पैसे देने का वादा किया। हाँ सर किया, वादा किया। तो जब उसने वादा किया तो क्या वो जिसने मुझे वादा किया, मान लो मेरे 10,000 रुपये डूब चुके थे, हैड बीन रिटर्न ऑफ इन द बुक्स, हो चुके थे। मैं आपको कहानी बताता हूँ बेटा, मेरा एक डेटर था जो डूब गया था। एक दिन मैं मूवी देखने गया अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ वो मुझे देख रहा है और मैं उसे देख रहा हूँ। मैंने अपनी वाइफ को बोला, देखो सामने वाला जो बंदा देख रही है ना तू, भाई इस बंदे ने मेरे 10,000 रुपये नहीं दिए और मेरे पैसे मार के भाग गया। उसका मेरा आई कांटेक्ट हुआ, कह रहा है हेलो सर कैसे हो, बढ़िया हो, हाँ सर हैं बढ़िया हैं। कह रहा सर आप नाराज़ हो मुझसे, मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हो। सर मैं आपके कल घर पर आऊँगा, वादा करता हूँ मैं आपके घर पर आऊँगा, कल जो मैंने आपके 10,000 रुपये देने थे उसमें से मैं आपको 6,000 रुपये दे दूँगा, ये मेरा वादा है और वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। अब यहां पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई एक बार सवाल के अंदर कि यह वादा, अब यहां पर अगर हम टेक्निकल बात करें तो क्या वादा लिखित में किया है कि वर्बली किया है। अगर मैं कहता हूं ये वर्बली किया है तो इट्स अ इवेंट, इट्स नॉट ए ट्रांजैक्शन, इट इज़ अ इवेंट एंड नॉट ए ट्रांजैक्शन। तो इवेंट की अकाउंट्स बुक में कोई भी एंट्री नहीं होती, ये तो हुई एक बात। अब आप कहोगे सर अगर उसने रिटर्न में कर दिया तो क्या कंसीडर करेंगे, हाँ तो हम कंसीडर करेंगे, हमारा डेटर बन जाएगा। पर यह सवाल जो आप सामने देख रहे हो, इस सवाल में आपको कैसे सोचना है कि यहां पर क्या मानूं कि रिटर्न में एग्रीमेंट, एज्यूम करूं कि उसने रिटर्न में एग्रीमेंट दे दिया था, या ये मानूं प्रॉमिस टू पे को उसने सिर्फ प्रॉमिस किया है तो ले लूं। मैं तो दुविधा में फंस गया। अगर मैं कहता हूं यहां पर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं गया तो निल, बट मैं यहां पर एक टेक्निकल शब्द आपको बताता हूं बेटा। जो टेक्निकल शब्द इस सवाल के अंदर है, अंडरलाइन द वर्ड वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट। अगर कोई इंसान कोर्ट से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो कोई सामने वाला आदमी उससे एक चवन्नी भी प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो जितने मर्जी वादे कर ले, वो वादे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि कोर्ट ने उसे कड़का दिया,
कुड़की कर दी, उसको डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट। तो बेटा इस केस में आप ये देखिए डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, तो बेटा वो जो उसने ये कहा कि मैं रिटर्न ऑफ हो चुका था, नाउ प्रॉमिस, उसका प्रॉमिस माना, एक दिवालिया आदमी का प्रॉमिस नहीं माना जाता, एक दिवालिया आदमी का प्रॉमिस नहीं माना जाता। तो इसकी एंट्री होगी नो एंट्री, नो एंट्री, इसकी एंट्री होगी नो एंट्री, क्योंकि इसकी जो है डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट। यहाँ पे क्लियर पिक्चर आ गई, चाहे प्रॉमिस रिटर्न में दे चाहे वर्बली करे, हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज जो डेटर है वो कड़क चुका है, वो फेल हो चुका है, उसको कोर्ट ने उसे ये घोषित कर दिया है कि तू दिवालिया हो चुका है। तो हम इससे 1 रुपया भी चाहिए जितने मर्जी वादे कर ले, हम नहीं ले सकते इससे, तो इसकी कोई भी एंट्री हमारी बुक्स में नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, एम एडमिट एज ए पार्टनर फॉर 2/9 शेयर, विच द फॉलोइंग सिचुएशन इज फाउंड, मशीनरी स्टॉक was undervalued 15%, machinery is also revalued, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ जेड का 5,000 रुपये। हमें बताना है नई वैल्यू मशीन की कितनी आएगी, नई वैल्यू मशीन की कितनी आएगी। ये जो इस तरह का सवाल है आपके जो सैंपल पेपर नंबर क्वेश्चन, सैंपल पेपर में भी आपका जो पार्ट बी शुरू है डेट इज क्वेश्चन नंबर 19 में इसी तरह का सवाल है। और यहाँ पर भी सैंपल पेपर बनाने का जो ऑथर का मोटिव है वो आपको ये बार बार प्रैक्टिस करना चाहता है कि जो ये सैंपल पेपर बनाया है बिल्कुल 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 सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया है। तो प्लीज़ बच्चों इसे प्रैक्टिस करिएगा, एक सवाल से प्रैक्टिस नहीं होती, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार भूलेंगे, आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं श्योरिटी कहता हूँ कि अगर आपने चारों पेपर सैंपल पेपर मेरे साथ डिस्कस कर लिया और वीडियो को देख लिया तो आपके फुल ऑन फुल मार्क्स आ सकते हैं। और जो एवरेज बच्चे हैं अगर उन्होंने भी कर लिया तो उनकी भी जो मार्किंग है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है, और भी ज़्यादा वो नंबर कलेक्ट कर सकते हैं सीबीएसई से। तो चलिए हम कैसे करेंगे। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कितने पार्टनर हैं सर, 3 पार्टनर हैं। यहाँ पर कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं। और मुझे जेड का जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, 5,000। इसका मतलब अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊँ, अगर मैं एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊँ तो सर प्रॉफिट कहाँ आता है, यहाँ आता है। मैं पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की बात करता हूँ। फर्म का पूरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वो 1/6 के लिए कितना था, 1/6 के लिए अगर वो 1/6 के लिए 5,000 है, सॉरी 1/6 के लिए अगर वो 5,000 है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 5,000 × 6/1। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया 30,000, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया 30,000। स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 15%, स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय, स्टॉक वाज अंडर, अब तो मैं इतने सवाल कर चुका हूं, अंडर वैल्यूड हो गया तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। क्या था स्टॉक की वैल्यू, 35,700, 35,700 डिवाइड बाई 85 × 100, तो मैं कितने से हो जाएगा, 35,700 डिवाइड बाई 85 × 100, 42,000 रुपये। मेरी जो स्टॉक की न्यू वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 42,000 रुपये। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 42,000 रुपये। इसका मतलब मैं कितने से हैप्पी हो गया, 35,700। इसका मतलब मैं 63,00 रुपये से मैं यहाँ पर हैप्पी हो गया, 6300 रुपये से मैं यहाँ हैप्पी हो गया। अब देखिए मशीनरी इज आल्सो रीवैल्यूड, अब मशीनरी रीवैल्यूड हुई है, मशीनरी रीवैल्यू हुई है। अब मुझे ये नहीं पता रीवैल्यू नीचे की तरफ हुई है या ऊपर की तरफ हुई है, मशीनरी नीचे की तरफ हुई है या ऊपर की तरफ हुई है, बट मैं यहाँ से अपना बैलेंस निकालूंगा। आप ये देखिए यहाँ का जो टोटल है मुझे बराबर करना है, तो ये आया 30,000 और ये भी आएगा 30,000। तो देखिए यहाँ पर मुझे एक मशीनरी यहाँ पे क्रेडिट साइड में है, तो मैं क्या हो जाऊँगा सर, हैप्पी हो जाऊँगा, हैप्पी हो जाऊँगा। कितने से हैप्पी हो जाऊँगा सर, 30,000 में से अगर मैं 6,300 माइनस कर देता हूँ तो 23,700 रुपये से मैं हैप्पी हो जाऊँगा। 23,700 रुपये से मैं, सॉरी 23,700 से मैं, 23,700 से मैं हैप्पी हो जाऊँगा। और मेरी जो वैल्यू थी 1,60,000 थी, इसमें उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई, 23,700 बढ़ गई, डेट इज़ 183,700 से मेरी नई वैल्यू मशीन आएगी उसमें बैलेंस शीट के अंदर। तो 183,700 इज़ आवर राइट आंसर, 183,700 इज़ माय राइट आंसर। आप चेक करिएगा बेटा, ये
क्वेश्चन नंबर 17 कर लिया क्या हमने? छोड़ तो नहीं दिया? हाँ, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17 बेटा हम करना भूल गए। ऐसा आसान है सवाल, ये तो हो जाएगा बेटा, कोई नहीं। एक बच्चे का कमेंट आया, सर 17वां छोड़ दिया। कोई नहीं, करके दिखाओ, नहीं निकलेगा तो मैं कराऊंगा आपको। कौन सा क्वेश्चन था हमारा ये? 183, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन को पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 पहले रीड करिए, मैं टाइम देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 21 आप रीड करिए आप। Gaurav and Niti are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Business is being carried from the property owned by Niti. नीति देखिए बेटा, एक पार्टनर है, ओन्ड बाय नीति ऑन ए मंथली रेंट ऑफ 10,000। यानी कि मुझे सवाल में पता लग गया कि भाई एमआरआई की एक एंट्री मिल गई। एमआरआई में से मेरे को एक एंट्री मिल गई, डेट इज 10,000 ऑन 1/10/2021। मिसिस गौरव ₹1 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। Interest on capital of Gaurav is 50,000, 30,000. Commission to Gaurav is ₹10,000 and salary to Niti 2,500 रुपये per month for 8 months. Past general entity to distribute the profit. If the profit during the year 1,53,000 before the above items and capital account to be prepared on fluctuating. Choose the correct entry of the following. देखिए आपने इतने सवाल कर लिए हैं, आप मुझे एंट्री बता सकते हैं? सर मैं एंट्री बताता हूँ। अब आप ये देखिए, आपके पास यहाँ आ जाइए। मैंने आपका प्रॉफिट कितना था, इधर देखिए बेटा। मैंने आपको बोला जब एमआरआई की एंट्री हो तो नेट प्रॉफिट को अंदर लिख लो। ये कितना आ रहा है? 153 लेस रेंट पेड टू पार्टनर। रेंट हमने पे करा, कितना पे कर दिया सर? ओहो 10,000 इंटू 12 मंथली रेंट। कमाल कर दिया, 1,20,000। आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट आ गया बिफोर एप्रोप्रिएशन 33,000। अब यहाँ पर देखिए, आपको जो मिसिस को जो लोन देना था उसका कोई एग्रीमेंट नहीं था, तो आप गलती से 6% मत लगा देना। और आपके दिमाग में चल रहा है कि सर भूल गए, सर भूल गए, सर 6% लगाना भूल गए, हम ज़्यादा होशियार हैं, हम ज़्यादा होशियार हैं। तो बेटा उसने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, और ये फर्म ने लोन लिया था वो पार्टनर से नहीं लिया था, उसकी बीवी से लिया था। तो शी इज़ द आउटसाइडर, तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा, उसका कुछ भी नहीं करेंगे। अब आ जाओ आईओसी की बात। आईओसी आप देखिए, आईओसी कितना था सर? 50,000 और 30,000 आईओसी था मेरे पास। अब अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? फिर देखो वही वाली बात आ गई, मेरे पास प्रॉफिट कितना है सर? मेरे पास दाने हैं 30,000 और खर्चा कितना है मेरे पास? 50,000 और 30,000, 80,000 का खर्चा है। तो बताइए ये मेरा इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? और इनएडिक्वेट के केस में मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता हूं इन द रेशियो ऑफ आईओसी। मैं प्रॉफिट को डिवाइड करता हूं इन द रेशियो ऑफ आईओसी। तो ये 5:3 की रेशियो आ गई। कितनी रेशियो आ गई? एक मिनट चेक कर लूं। 5:3 की रेशियो आ जाएगी। एक मिनट। बिजनेस इज कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी 10,000, 1,20,000, 33,000 आ गया। रेशो क्या बनी? कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ गौरव एंड नीति 50,000 और 30,000। हाँ सर आ गया। और कुछ गया है क्या? अरे हाँ देखिए, मैं ये भूल गया ना, सैलरी ऑफ नीति, सैलरी टू नीति 2,500 रुपये की सैलरी भूल गया मैं। तो यहाँ पर देखिए खर्चा भी इतना नहीं है बेटा, प्रॉफिट अवेलेबल है 30,000। यहाँ देखिए, यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, आईओसी था 50,000, 30,000 और सैलरी किसकी थी? ये मेरी कौन है? गौरव, और ये है नीति। तो सैलरी थी सिर्फ नीति की कितनी है? 2,500 रुपये पर मंथ है 8 महीने के लिए। तो 25, 8 दूनी 16, 20,000। एक मिनट, 2,500 सैलरी टू, अच्छा कमीशन, गौरव की कमीशन भी तो है भाई। मैं कहाँ दिमाग चल रहा है आज मेरा। कमीशन की, गौरव की कमीशन है 60,000। तो आपका देखिए,
आपका कितना आ गया, ये 60,000 आ गया और ये कितना आ गया, 50,000 आ गया। तो खर्चा है 1,10,000 का, खर्चा है 1,10,000 का और अवेलेबल प्रॉफिट है 30,000 का। तो मेरी खर्चे की रेशो क्या बन गई, मेरी खर्चे की रेशो क्या बन गई, मेरी खर्चे की रेशो क्या बन गई सर, मेरी खर्चे की रेशो बन गई 6:5। अब मैं इस 33,000 को 6:5 में बांट दूंगा। तो 33,000 डिवाइड बाई 3 6 18 15, 33 गौरव के अकाउंट में, गौरव पहला था तो गौरव के अकाउंट में आएगा 11, ये 11 से 3 6 18,000 गौरव के अकाउंट में आएगा, गौरव के अकाउंट में आएगा 18,000 और नीति के अकाउंट में आएगा 15,000। इस केस में गौरव के कैपिटल में 18, नीति के 15। पर हाँ, यहाँ ये गलती है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है। यहाँ पर पहली गलती, पहली एंट्री मुझे ठीक लग रही थी पर मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा, तो ये एंट्री गलत। ये एंट्री सही है बेटा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिया है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिया है। ये एंट्री भी गलत, ये एंट्री भी गलत। तो योर ऑप्शन इज बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आप चेक करिएगा, आप ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलिए मैं आगे चलता हूं, उस वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन लेवल ए एंड असर्शन लेवल इज बी, पेमेंट टू मैनेजर फॉर सैलरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सैलरी ऑफ ए पार्टनर। क्या मैनेजर की सैलरी पार्टनर से बहुत जरूरी होती है? हाँ सर जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है सर। क्यों होती है? पेमेंट टू मैनेजर फॉर हिज सैलरी, पेमेंट टू मैनेजर फॉर हिज सैलरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सैलरी टू पार्टनर। और दूसरा लिखा है सैलरी टू मैनेजर इज ट्रीटेड एज चार्ज द आइटम प्रॉफिट वेयर द पार्टनर विल गेट सैलरी ओनली इफ द प्रॉफिट आफ्टर द पेमेंट ऑफ मैनेजर सैलरी। सोचिए बेटा क्या होगा। अब देखिए सर, मैंने बोला पेमेंट टू मैनेजर इज सैलरी इज मोर इंपॉर्टेंट पार्टनर। हाँ सर कैसे हो गया? देखिए सर, आपको बताया था कि जो मैनेजर की सैलरी होती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, जो पार्टनर की सैलरी होती है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है। और चार्ज का मतलब ये होता है कि बेटा हमारी फर्म को चाहे लॉस भी क्यों ना हो रहा हो, मुझे ये खर्चा बियर करना ही पड़ेगा। तो बताइए मेरे लिए मोर इंपॉर्टेंट हो गई। दैट असर्शन इज राइट। एंड सैलरी टू मैनेजर ट्रीटेड एज चार्ज, अभी मैंने डिस्कस किया, हाँ चार्ज होती है। वेयर द प्रॉफिट विल गेट द सैलरी ओनली द प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट, मैनेजर सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है द एप्रोप्रिएशन उसके लिए दी जाती है। तो बोथ ये भी राइट हो गया और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन इन दोनों से आपस में रिलेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए आपका ये भी हो गया। तो कितने टाइम की वीडियो बन गई आज? 1 घंटा 3 मिनट की हो गई है। देखते हैं 1-2 क्वेश्चन अगर और हो जाए, अगर 1-2 क्वेश्चन और हो जाए। बाईस तक हो गए हैं हमारे। तो एक बच्चा बोलता है नहीं सर बहुत हो गया, अगले वाले स्लॉट में करा देना। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूँ। अगली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 55 तक कराऊंगा, कोशिश कराऊंगा कि पार्ट बी में, यानी कि जो मेरे पार्ट बी जो मेरी 3rd बुक है उसमें मेरा टाइम कम लगता है। ज़्यादा जो टाइम कंज्यूम होगा वो मेरा इसी सेक्शन में ए और में, जिसमें 18 में से 15, 18 में से 15, 5 में से 4, 7 में से 5 और 7 में से 6 करने हैं। 55 मुझे 45 करने हैं, पर मैं आपके साथ 55 के 55 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि आप CBSE में अच्छे नंबरों से पास हों, ताकि आप मुझे 2nd टर्म के लिए मोटिवेट कर सकें और कह सकें कि सर आपकी वीडियो हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल थी। तो थैंक यू बेटा। कल मिलते हैं अगली क्लास के अंदर नेक्स्ट एपिसोड में, जिस हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। थैंक यू बच्चों।